मॉडर्न ड्रेस पहनकर अनुपमा हाथ में गुलाब का फूल लेकर सीधा रमेश के घर पे पहुंच जाती है। हेलो, घर पे कोई है क्या? आवाज सुनकर घर के अंदर नौकरानी पार्वती झाड़ू लेकर बाहर निकल आती है। आप कौन है? सीधा घर पे ऐसे घुसी जा रही है, किसे चाहिए? इस तरह से पार्वती पूछती है। पार्वती के कपड़े देखकर ही अनुपमा को समझ में आ जाता है। वो गुस्से से आती है और कस के पार्वती को एक थप्पड़ लगाती है। थप्पड़ की आवाज शारदा और प्रसाद सुन के बाहर निकल आते हैं, पर जिसे बाहर आना चाहिए था वो नहीं आता है। तुम कौन हो? एक तो बिना पूछे हमारे घर आई हो और ऊपर से हमारी नौकरानी को थप्पड़ लगा रही हो। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? आपको देखकर लग रहा है कि आप पिता तुल्य है, तो आप क्या राम के पिताजी हैं? हाँ बेटा। बेटा नहीं अंकल, मेरा नाम अनुपमा है। मुझे ये माँ, बेटा, बेटी ये सब अच्छा नहीं लगता। अगर प्यार से बुलाना ही है तो अनु बुलाइए। प्यारी अनु सुनने में अच्छा लगता है। कैसे बुलाएंगे वो हम जानते हैं, पर बताओ तुम कौन हो? एक्चुअली राम, वो घर पे नहीं है क्या आंटी? ये सुनकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है और फिर गुस्से में, ए लड़की, तुम मेरे बेटे के बारे में पूछ रही हो? अंदर से जाके मैं बेलन उठा के लाऊं क्या? आंटी, आपको अनु को समझना चाहिए, ना कि उसके ऊपर चिल्लाना चाहिए। ठीक है अनु, हम तुम्हारे ऊपर नहीं चिल्लाएंगे। तुम राम राम कहकर इस तरह से मेरे बेटे को बुला रही हो, इसका मतलब तुम लोग दोनों में पहले से ही दोस्ती है। एक्चुअली सिर्फ जान पहचान नहीं है अंकल, प्यार है हमारे बीच। हम एक दूसरे को पिछले 4 साल से प्यार करते हैं। ऐसी मॉडर्न लड़की को मेरा बेटा प्यार करेगा? नहीं नहीं आंटी, राम मुझसे प्यार नहीं करता है। मुझे देखिए, मैं कितनी मॉडर्न हूँ, स्टाइलिश हूँ। उसे मैं पसंद नहीं, उसे तो वो साड़ी पहनने वाली अनामिका पसंद है। इस तरह वो कह ही रही थी, तब तक वहाँ पे रमेश आ पहुँचता है। अनु, घर पे आके इस तरह नाटक मत करो। अनामिका के बारे में कुछ नहीं कहना तुम। जैसे तुम यहाँ पर आई हो ना, वैसे ही वापस चली जाओ, समझी? राम, जो तुमने कहा मैं वो करूंगी। आई लव यू, और तुम भी मुझसे प्यार करते हो। इस तरह कहकर अनुपमा गुलाब देती है। रमेश कुछ नहीं कहता, वो सीधा अनुपमा को लेकर उसकी कार तक आता है और उसे कार में बैठाकर, देखो, मैं जैसे अनामिका से प्यार करता हूँ तुमसे नहीं कर सकता। अब तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। इतना कहकर रमेश अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। उधर कार में बैठी अनुपमा गुस्से से कहती है, मैं भी देखती हूँ मुझे हाँ बोले बिना तुम अनामिका से कैसे शादी करते हो राम। इस तरह कहकर वो गुस्से से कार लेकर वहाँ से चली जाती है। घर के अंदर आते ही राम से शारदा पूछती है, बेटा राम, ये अनामिका कौन है? जरा उसका अता पता बताओ, हम जाके उसके घर पे बात करेंगे। उसके बारे में बताने से बेहतर है कि मैं उसको दिखाऊं। अगर माँ को पसंद आई तो आप लोग जाके बात कर सकते हो। इसने अच्छी बात कही है शारदा, एक ही बार में सारा काम हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ अनुपमा को देख लिया, वहाँ अनामिका को देख लेंगे। उनकी बातें सुन के रमेश बहुत खुश हो जाता है। चूँकि रमेश पहले ही बता दिया था कि वो अनामिका के घर पे आने वाला है, तो अनामिका घर के बाहर घूम रही थी और उनका राह देख रही थी। सच में रमेश हमारे घर आ रहे हैं, तो क्या वो मेरे माँ पिताजी से हमारे प्यार के बारे में बात करेंगे? इससे पहले जब भी मैंने पूछा तो उसने मेरी बातों को टाल दिया, पर अचानक से पता नहीं क्यों आज वो आना चाहता है। ऐसा सोच ही रही थी कि तब तक वहाँ पे माँ सावित्री आती है। अनामिका, यहाँ खड़ी होकर किसका इंतजार कर रही हो? अनामिका सोच ही रही थी, तभी आकर उसकी माँ पूछती है तो मुंह फिसल के कह देती है वो, आपका दामाद का माँ? कहकर बड़े ही सरलता से वो सावित्री को देखने लगती है। सावित्री चिंतित होकर, क्या कहा तुमने? दामाद का इंतजार कर रही हो? मतलब? ये पूछने पर अनामिका बात को घुमाते हुए कहने लगती है, दामाद के बारे में कब कहा माँ? आपके दिमाग में ही दामाद होगा, इसीलिए आपके मुंह से निकल रहा है। तुम्हें ना आदत है मुझे इसी तरह डराने का। दोनों के बीच बात हो ही रही थी, तभी अनामिका के पिताजी राघव वहाँ आते हैं। आप आ गए पिताजी? जब तुम दामाद के बारे में कह रही थी ना, मैं उसी वक्त घर आया। मैं रुक गया इसलिए क्योंकि देखना चाह रहा था तुम अपनी माँ से क्या कहती हो। इसका मतलब जो मैंने सोचा था सही था, तुमने दामाद के बारे में कुछ कहा। ये सुनकर
अनामिका शर्मा जाती है। असल में पिताजी, फिर बिना कुछ कहे वो शर्माते हुए घर के अंदर भाग जाती है। राघव और सावित्री हंसने लगते हैं। अजी, बेटी की शर्माहट देख के लग रहा है हमें दामाद ढूंढने की जरूरत नहीं। मुझे भी वही लग रहा है सावित्री। लगता है हमारी बेटी को कोई लड़का पसंद आ गया है, और हो सकता है कि बोला हो कि हमसे आकर वो घर पे बात करे, इसीलिए दामाद के नाम पर वो ऐसे शर्मा के भाग रही है। ठीक उसी वक्त एक कार आके उनके घर के सामने रुकती है। सावित्री, हम देखो सोच ही रहे थे, लगता है लड़के वाले आ गए। तब तक शारदा, प्रसाद और रमेश गाड़ी से उतर के बाहर निकल आते हैं। सावित्री और राघव उन्हें देखकर नमस्ते कहते हैं। भाई साहब, हम लोग समधी हैं। ये सब कहकर अब क्या फायदा। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम बड़े मिल गए हैं, अब सब बातचीत करके इन दोनों की शादी करवा देते हैं। भाई साहब, आप लोगों को पता था कि हम आ रहे हैं? अनामिका अभी अभी हमें बताई। आइए अंदर बैठ के बात करते हैं। इस तरह कहने पर सभी लोग अंदर जाते हैं, जाके बैठते हैं। शारदा अनामिका को देखती है, उसे वो बहुत पसंद आती है। सावित्री और उसके परिवार रमेश को देखते हैं, रमेश भी पसंद आता है। इस तरह दोनों के माता पिता एक दूसरे को देखते हैं और दोनों को पसंद करते हैं। हमें दहेज वहेज में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें अनामिका बहुत पसंद आई। अगर आपका कोई जान पहचान का पंडित जी है, उन्हें बुला के दिन तय कर लीजिए। ठीक है बहन जी। इस तरह कहने पे राघव एक पंडित जी को बुलाते हैं। 10 मिनट के अंदर पंडित जी अपनी गाड़ी से वहाँ पहुँच जाते हैं। सभी के सामने रमेश और अनामिका की कुंडली मिलाई जाती है। अच्छा सुनिए, दोनों पार्टी सुन लीजिए। 2 दिनों के अंदर बहुत अच्छा एक मुहूर्त है। ये मुहूर्त देखकर दोनों की सगाई करा दीजिए। शादी के लिए तो अभी अच्छा समय नहीं है, 3 महीना लगेगा। उनकी बातों पर सभी लोग अपनी रजामंदी देते हैं। फिर 2 दिनों के बाद बड़े ही धूमधाम से रमेश और अनामिका की सगाई करा दी जाती है। सभी लोग बहुत खुश थे। फिर एक दिन अनुपमा आकर अनामिका से बात करने लगती है। कांग्रेचुलेशंस अनामिका, चाहे कुछ भी हो लेकिन आखिर में तुम्हें रमेश मिल ही गया। देखने में और सुंदर लगने के लिए ये टैबलेट्स ले लो, मेरे तरफ से तोहफा। फिर शादी तक देखना तुम और कितनी खूबसूरत लगती हो। इस तरह कहने पे अनामिका अनुपमा की बातों पर भरोसा कर लेती है और वो टैबलेट्स ले लेती है। असल में वो खूबसूरती के टैबलेट्स नहीं थे, वो मोटा बनाने के टैबलेट्स थे। दवाइयाँ देकर अनुपमा वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। रमेश को नौकरी मिल जाती है और फिर वो काम में व्यस्त हो जाता है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। अनुपमा के दिए हुए दवाइयाँ अनामिका लगातार खाई जा रही थी और मोटी हो रही थी। तभी एक दिन अनामिका शीशे में खुद को देखती है, उसे बड़ा बुरा लगता है। मैं अचानक से इतनी मोटी कैसे हो गई? आखिर में ये सब हो क्यों रहा है? इस तरह से अनामिका सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पे रमेश आता है। राघव और सावित्री भी बहुत दुखी थे। रमेश अंदर आकर मोटी अनामिका को देखकर तो आश्चर्य रह जाता है। आंखों पे भरोसा नहीं होता है। वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। उस रात जब सभी सो जाते हैं, अनामिका अपने सपनों में देखती है, हम शादी कर सकते हैं राम, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस तरह कहने पर अचानक से रमेश की नींद खुल जाती है। दिन ऐसे ही निकल रहे थे। अनुपमा के दिए हुए टैबलेट्स खाकर अनामिका और मोटी हो जाती है। फिर एक दिन, माँ, पिताजी, मैं अनामिका से शादी नहीं कर सकता, वो बहुत मोटी हो गई है। ये बात तुम बहुत गलत कह रहे हो बेटा। शादी का दिन नजदीक आ रहा है और तुम ऐसा कह रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मोटी हो जाए अनामिका को इस घर की बहू बनाना है। हाँ बेटा, तुम्हें उस मोटी अनामिका से शादी करनी होगी, नहीं तो वो हमें सड़क पे खींच के ले आएगी। अगर तुम अचानक से मोटे हो जाते तो क्या वो कहती कि वो तुमसे शादी नहीं करेगी? तुम्हारे पिताजी सच कह रहे हैं बेटा। हमने अनामिका की आंखों में देखा है, वो तुमसे कितना प्यार करती है। तुम ये सब मत सोचो बेटा। इस तरह रमेश को समझा बुझाकर अनामिका के बगल में बैठाते हैं और फिर दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी के मंडप पे बैठ के रमेश तो रोने लगता है, पर गले में मंगलसूत्र देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। वहाँ पे उपस्थित सभी लोग हंसने लगते हैं, ये कहकर कि देखो लड़का कैसा है और लड़की कितनी मोटी है। लेकिन आखिरकार दोनों की शादी हो जाती है और दोनों मिलजुल के एक साथ एक परिवार में रहने लगते हैं।
मिट्टी के घर में बिस्तर पे बैठकर अनामिका अपने पति की तस्वीर को देखते हुए, ये क्या मेरे शहर के पति, आपने शादी कर ली, 7 फेरे भी ले लिया, आसमान में अरुंधति तारा दिखाकर आपने साथ निभाने का वादा किया। अगर आप मेरा इस तरह हाथ न छोड़ते, अपने साथ गाड़ी में बैठाकर लेके चले जाते, फिर गांव में मुझे इस तरह से तकलीफ न सहनी होती। जब वो कह ही रही थी तभी सावित्री दूध लेकर अनामिका के पास आती है और उसकी बातें सुन लेती है और दरवाजे के पास ही रुक जाती है। आपके माता पिता ने दहेज मांगा, मेरे माता पिता ने देने के लिए हाँ भी कह दिया, पर आप लोग दहेज को लेकर विशेष करके कुछ बताया ही नहीं। आपको साफ साफ तरीके से दहेज के बारे में कहना चाहिए था ना। पर आपने कहा कि मुझे बस मेरी पत्नी चाहिए, पैसे तो हमारे पास बहुत है, हमें तो बस एक अच्छी लड़की घर ले जाना है। तभी साफ साफ कह देते तो मेरे इस शहर के पति पे मुझे कितना प्यार आता। उसकी ये सारी बातें सावित्री सुन के कहने लगती है, यह मेरी बेटी अपने पति के बारे में सोच रही है जो उससे शादी तो किया पर छोड़कर चला गया। परेशान हो रही है सोच के। उसे पता है कि पिताजी रमन ने कितनों के पैर पकड़े हैं पैसों के लिए। अगर ये तकलीफ शहर के दामाद समझ पाते तो अच्छा होता, एक साथ सारी समस्याएं खत्म हो जाती। इस तरह सोचकर दूध का ग्लास लेके वहाँ से वो चली जाती है। उधर शहर में बगीचे में बैठकर प्रसाद गाने सुन रहे थे, तभी रमेश आके गाना बंद कर देता है। क्या हुआ बेटा अचानक से? पिताजी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। जरूर बेटा, बताओ कैसी मदद चाहिए तुम्हें? मैं पैसे दूंगा, आप उन पैसों को ले जाके अनामिका के पिताजी को देकर आइए, ताकि अनामिका उन पैसों को ले आकर एक अच्छे दिन देखकर माँ को दे दे, और फिर पैसे देने के बाद अनामिका यहाँ से चली जाए। लेकिन बेटा, तुम्हारी माँ को तो अंदाजा है कि शायद हम ऐसा ही कर रहे हैं, इसीलिए उसने मुझे हाउस अरेस्ट कर रखा है। हमें अगर किसी से बात करनी है तो घर से ही करना होगा, ताकि सारी बातें तुम्हारी माँ सुन सके। ये बात याद रखना। फिर भी पिताजी, हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, हमें पता नहीं कि उन पैसों का हम क्या करें। जो लोग हमारे यहाँ आते हैं उन्हें हम दान करते हैं, फिर इस तरह दहेज लेकर लड़ाई किस बात की? ये बात हो ही रही थी तभी शारदा वहाँ आ जाती है। तुम्हारे पिताजी क्या जवाब देंगे बेटा? मैं जवाब देती हूँ ना। तुम कब आई शारदा? तब आई जब बेटा कह रहा था कि पैसे लाके वो आपको देगा। मैंने आप लोगों की पूरी बातें सुन ली है। तुमने जब सब सुन ही लिया है, फिर तुम देर किस बात की कर रही हो? बताओ अपने बेटे को सही सही जवाब दो शारदा। हमारे पास जब इतने पैसे हैं, फिर दहेज लेने की क्या जरूरत है? जब मुझे कहना होगा तो मैं जरूर कहूँगी। अभी तुम लोग जाके वहाँ पर बैठ के अपना ऑफिस का काम करो। जाओ बेटा, जाओ। ठीक है माँ। इस तरह कहकर रमेश चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अनामिका जब अपने कमरे में बैठकर पति की तस्वीर देखते हुए कह रही थी, तभी उसे एक विमान की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से अपने कमरे से उठकर भाग के बाहर आती है और विमान को देखने लगती है। अरे विमान के ड्राइवर जी, जरा एरोप्लेन को मेरे घर के पास लाके रोकिएगा। मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। आप मुझे मेरे शहर के पति के पास छोड़ दीजिएगा। अब आप ही मेरे पति से मिलवा सकते हैं, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। इस तरह एरोप्लेन को देखते हुए बातें करती है और चलने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वो दुखी होकर, मेरे गले में मंगलसूत्र बांधे हुए 3 हफ्ते हो गए हैं। 7 जन्म के लिए 7 फेरे हमने लिए। लगता है यही जिंदगी है कि मैं अपने मायके में ही रहूं। पर मुझे तो मेरे शहर के पति चाहिए। बस चाहती हूँ कि कोई मुझे मेरे शहर के पति के पास बस ले जाके छोड़ दे, पर कौन ले जाएगा? सोच ही रही थी तभी पिताजी रमन जो बाहर गए हुए थे वो घर लौट आते हैं। क्या हुआ बेटा, ऐसे बाहर क्यों खड़ी हो? इस विमान में बैठ के मेरे शहर के पति जा रहे हैं पिताजी, इसीलिए बाय कहने आई थी। उन्हें देख लिया, मैंने उन्हें बाय भी कह दिया। अब कमरे में जाके बैठ जाती हूँ। जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ। इस तरह कहने पे अनामिका कोई जवाब नहीं देती है और फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। अजी, जब बेटा पूछ रहा था तो आप क्यों नहीं बताए कि अगर हम दहेज नहीं लेते तो बेटे के बारे में वो गलत समझते? ये बात आपने बेटे से क्यों नहीं कही? मैं सोच ही रहा था कहूँगा, तब तक तुम आ गई। अच्छा है कि तुम ही कह दो। मैं कैसे कहूँ?
जब बेटा आराम करेगा तभी आप जाके कहिएगा। ध्यान रखिएगा ताकि वो मेरे बारे में गलत ना सोचे। ठीक है शारदा, मैं बेटे को समझा के कहूँगा। तुम जाओ काम करो। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। उधर सावित्री के घर में सावित्री अपने पति रमन को देखती है, फिर उसके पास जाकर कहती है, जी आप जो काम के लिए गए थे क्या हुआ? मैंने पूछा सावित्री, पर जिसे भी पूछ रहा हूँ वो कह रहे हैं 2-3 महीने इंतजार करने के लिए। क्या कह रहे जी? और 2-3 महीने का समय? इधर हमारी बेटी दुखी हुए जा रही है। इतना कहकर सावित्री भी दुखी होकर घर के अंदर चली जाती है। तभी एक दिन रमन दहेज के पैसे लेने के लिए घर से बाहर जाते हैं। सावित्री काम के लिए जाती है। उसी दौरान अनामिका कुछ कपड़े बैग में डाल के उस बैग को सर पे रख के सीधा गांव के बस स्टैंड में चली जाती है। मुझे माफ कीजिएगा पिताजी, मुझे पता है कि आप कैसे भी मुझे गांव से शहर नहीं भेजने वाले, इसीलिए मैं आप लोगों को बिना बताए सीधा जा रही हूँ अपने शहर के पति के पास। वहाँ जाके मैं अपनी सास को मनाऊंगी, सीधा जाके अपने ससुर जी के दोनों पैर पकड़ लूंगी। इस तरह सोचते हुए बस स्टैंड के तरफ चल के जाने लगती है। वहीं पे उसे एक बस खड़ी दिखती है जो कि शहर के लिए निकलने ही वाली थी। फिर सर में बक्सा लेकर अनामिका शहर पहुंच जाती है और चारों तरफ आश्चर्य होकर देखने लगती है। अरे बाप रे, जहाँ देखो बड़े बड़े बस, बाइक, कार, ऑटो चल रही है। अब मैं कॉलोनी कैसे पहुँचूं? सोच ही रही थी तभी एक ऑटो वाला ऑटो लेकर अनामिका के पास आके रुकता है। कहाँ जाना है दीदी? मुझे मेरे पति के कॉलोनी में लेके चलो। अच्छा, वो तो मैं जाऊंगा, पर कॉलोनी का नाम क्या है? कहा ना मेरे पति के कॉलोनी में लेके चलो। क्या तुम्हारे पति का कॉलोनी? वो कहाँ पे है? ये शहर है ना, तुम्हें ये भी नहीं पता और तुम शहर में ऑटो चला रहे हो? ये सुनकर ऑटो वाला भी बड़ा आश्चर्य हो जाता है। वैसे आपके पति किस शहर में रहते हैं? शहर कहा तो फिर पूछ रहे हो कौन सा शहर? तुम्हें कुछ नहीं पता। देखो इस तस्वीर में जो है वो मेरे पति है, मुझे उनके पास जाना है। इस तरह से कहने पर ऑटो वाला बिना कुछ कहे चुपचाप ऑटो लेके वहाँ से चला जाता है। रात के वक्त घर पे रमन और सावित्री को जब पता चलता है कि अनामिका शहर गई हुई है तो वो जल्दी से प्रसाद को फोन करके पूरी बात बताते हैं। अरे क्या कह रहे भाई साहब, अनामिका तो पहले शहर कभी नहीं आई। मैं उसे जाके चारों तरफ ढूंढता हूँ, आप हिम्मत रखिए। इतना कहकर प्रसाद फोन काट देते हैं। फिर तुरंत रमेश को वो पूरी बात बताते हैं। शारदा के लाखों मना करने के बावजूद प्रसाद और रमेश उनकी एक बात नहीं सुनते। वो दोनों अपनी अपनी गाड़ी लेकर अनामिका को सड़क पे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो सड़क से जा रहे थे और चारों तरफ अनामिका को ही ढूंढ रहे थे। उधर अनामिका सड़क किनारे दुखी होकर एक जगह बैठ जाती है। फिर जो खाना लाई थी उसी को खाती है और जो कंबल ले आई थी उसको ओढ़ के सड़क पे ही सो जाती है। अगले दिन गांव की रहने वाली अनामिका एक भैंस पर बैठ जाती है और अपने पति की तस्वीर को दिखाते हुए सबसे कहने लगती है, सर, मैडम, बहन, भाई, ये मेरे शहर वाले पति है। अगर कोई इन्हें जानता हो कृपया उनका पता बता दीजिए। इस तरह जोर जोर से वो कहती है। ये देखकर जैत्रा टीवी के रिपोर्टर कृष्णा शूट कर लेते हैं और सीधा ऑफिस में ले जाते हैं और जैत्रा टीवी पे इस न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज की तरह चलाया जाने लगता है। नमस्ते, जैत्रा टीवी पर आपका स्वागत है। अब हम ब्रेकिंग न्यूज देखेंगे। शहर में आई गांव की बहू, हाथ में पति की तस्वीर लेकर वो शहर घूम रही है। क्योंकि उसके पैरों में दर्द हो रहा था, इसीलिए भैंस के ऊपर बैठकर वो सभी को अपने पति की तस्वीर दिखा रही है। पति का नाम नहीं बता रही है क्योंकि पति का नाम लेने से उसे शर्म आ रही है। एंकर जब ये खबर कह रहा था तभी रमेश और प्रसाद टीवी देख रहे होते हैं। तस्वीर में दिखने वाले दामाद जी जो शहर में रहते हैं, आपके लिए गांव की लड़की यहाँ तक मिलने आई है, उन्हें अपने साथ ले जाइए। लोकेशन का पता चलते ही रमेश और प्रसाद देर न करते हुए भैंस पे बैठी अनामिका को लेने के लिए सीधा निकल जाते हैं। उन्हें देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। फिर वो अनामिका को गाड़ी में बैठाकर सीधा घर ले आते हैं। शारदा से मंजूरी दिलवाते हैं। ठीक है, मेरे ही बेटे के प्यार में बहू गांव से सीधा शहर आ गई, अब तो कैसे भी बहू के रूप में स्वीकार नहीं होगा। अनामिका जल्दी से आके सासू माँ का पैर छू के आशीर्वाद लेती है और तब से सभी लोग खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।
ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।